दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। देखिए, आज से मैं आपको साइंस शुरू करवाऊंगा और जो साइंस के क्वेश्चन हैं हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो चाहे यूपी के एग्ज़ाम हो। देखिए, रेलवे के अभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, एनटीपीसी हुआ और ग्रुप डी। और ग्रुप डी में तो सीधे सीधे 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं साइंस से। और साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो कन्फ्यूजन के कारण आपसे गलत हो जाते हैं। मैं जो आपको करवाऊंगा वो ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा आपको, जिससे कि आपको 4 में से एक ही ऑप्शन दिखेगा। और केवल इसमें 35 पेज हैं, आप देख रहे हैं केवल 35 पेज हैं। बस 35 पेज में आपकी पूरी साइंस ख़त्म हो जाएगी। और केवल 10 इसमें टॉपिक हैं। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान, चौथा कंप्यूटर, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतरिक्ष विज्ञान और परमाणु विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और विविध परीक्षा संकलन। और यही क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन केवल आपको कन्फ्यूजन के कारण आप गलत कराते हैं। तो परेशान मत होइएगा, इससे पढ़िएगा और निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो आइए हम पहले शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान से। देखिएगा, यही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, आप खुद देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण। सबसे पहला है इसमें ऑडियो मीटर। देखिए, ऑडियो मीटर आपने मोबाइल में जो है ऑडियो एक देखा होगा, जिसमें कि आपकी आवाज़ हुई, गाने हुए, सब कुछ ऑडियो में रहता है। इस प्रकार लिखा रहता है ऑडियो। इसी में आपके सभी गाने वगैरह रहते हैं, यानी कि ध्वनि की जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑडियो में सेव रहती हैं। तो मीटर का मतलब होता है मापने वाला। तो जो आपकी ध्वनि मापता है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापता है, वो कहलाता है ऑडियो मीटर। ठीक है। अब अगला देखिए, एनीमोमीटर। जी, एनीमोमीटर जी नापता है वायु की गति। वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, एनीमोमीटर, वायु की गति। अब देखिए, आमीटर। आमीटर आपने घर में देखा होगा, आपके मीटर लगा रहता है। वो मीटर का काम क्या होता है? उस मीटर का काम होता है जो आपके घर में विद्युत आ रही है बिजली घर से, तो आप कितनी खर्च कर रहे हैं। और आमीटर का, जिसमें मीटर में आ लगा दिया जाता है, तो आमीटर का केवल काम होता है कि विद्युत आ रही है या नहीं आ रही है, बस वो इतना मापता है। यानी विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे, बैरोमीटर। बैरोमीटर जी वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र होता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडल आपके ऊपर दाब लगाता है। वायुमंडल क्या होता है? जो आसपास का आपका क्षेत्र है, इसमें हमेशा वायु विद्यमान रहती है, और वायु इसीलिए इसे कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है, जो चारों ओर आपके वायु है वही कहलाती है वायुमंडल। और ये वायु हमेशा आपके ऊपर प्रेशर बना रहती है, दाब बना रहती है। यदि ये प्रेशर ना बनाए ना, क्योंकि आपके अंदर भी एक दाब रहता है बाहर की ओर, और बाहर से वायु भी आपके ऊपर दाब बनाती है। इस कारण से आपके अंदर जो रक्त रहता है वो संचरित रहता है, वरना यदि वायुमंडल का दाब ना हो ना, तो आपकी नसें फट जाएं और रक्त बाहर निकल आए। तो वायुमंडलीय दाब के कारण ही आपके अंदर रक्त संचारित होता है। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है बार। ठीक है, बार, इस प्रकार हिंदी में लिखते हैं बार। और बार में ही जब मीटर लगा देते हैं तो ये बन जाता है बैरोमीटर। देखिए, यदि क्वेश्चन आ जाए वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, तो ये होता है बार। और यदि पूछ ले वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं, तो वो है बैरोमीटर। ठीक है। अब देखिए,
आगे सही समय, जो समय मापा जाता है वो मापा जाता है क्रोनोमीटर से। क्रोनोमीटर से जी क्वेश्चन बहुत आता है, क्रोनोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, क्रोनो। देखिए यदि आपका सही समय नहीं चलता है तो बहुत से लोग रोने लगते हैं, तो रोइए मत, सही समय आएगा आपका तो फिर आपके पास जॉब होगी और सब कुछ होगा। तो क्रोनो, इससे याद रखिएगा इस ट्रिक से कि सही समय को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्रोनोमीटर। ठीक है, जलयानों में सही समय। अगला देखते हैं, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र। ये एक वैज्ञानिक हुए हैं सर जगदीश चंद्र, भारतीय ही थे। इन्होंने पौधों के मापने के लिए एक यंत्र बनाया जिसे बोला जाता है क्रेस्कोग्राफ। देखिए बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्रेस्कोग्राफ कैसा होता है। देखिए इस प्रकार होता है क्रेस्कोग्राफ। यहाँ पर पौधे में एक रस्सी बांधी जाती है, पौधे में इस प्रकार देखिए ये रस्सी बंधी हुई है और रस्सी से यहाँ पर एक वेट लटका दिया जाता है, यानी एक भार की कोई चीज़ यहाँ लटका दी जाती है और इससे एक सुई बांध दी जाती है और यहाँ पर एक डिजिट लिखे रहते हैं मीटर के लिए, मापने के लिए। और जैसे ही पौधा बढ़ता है तो बढ़ने से जो वेट होता है वो वेट नीचे आने लगता है, तो सुई भी जो है वो सुई भी यहाँ से पहले यहाँ होगी, फिर यहाँ, इस प्रकार नीचे आने लगती है। तो इससे हम पौधे की लंबाई माप सकते हैं। देखिए देखने में तो आपको लगता होगा बड़ा सिंपल है, लेकिन जब शुरुआत में डॉक्टर जगदीश चंद्र बनाया होगा तो उस समय बहुत दिमाग लगाना पड़ा होगा। इसी प्रकार हम सोचते हैं, देखिए सेब गिरता है नीचे, हम भी देखते हैं, लेकिन न्यूटन जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने भी देखा और हमने भी देखा सेब गिरते हुए, लेकिन उन्होंने उसकी व्याख्या कर दी और हम व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए वो वैज्ञानिक कहलाए। इसी प्रकार इनने भी एक क्या है, यंत्र की रचना की जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पौधों की लंबाई मापने के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्रेस्कोग्राफ का। ठीक है, क्रेस्को याद रखिएगा। अब देखिए समुद्र की गहराई मापने के लिए जो होता है फैथोमीटर। ठीक है, कहते नहीं है फद्दे से गिर पड़े गहराई के पानी में, तो जब भी कहीं पानी पड़ा रहता है और कोई गिर जाता है तो कहते हैं फद्दे से गिर पड़े। तो इसी से याद रखना है आपको, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जी फैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की गणना की जाती है, किससे की जाती है, जी गाइगर मूलर काउंटर से। आगे देखते हैं, जी बहुत ही मोस्ट हैं दोनों, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। देखिए द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है और वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इनमें हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है और जब भी पूछेगा वो वायुमंडल की आर्द्रता या अपेक्षित घनत्व पूछेगा तो दोनों ऑप्शन देगा और दोनों में से आप गलत में लगा देंगे। तो इसीलिए इसे इस प्रकार से याद करना है, वायुमंडल की आर्द्रता मीन्स नमी। जैसे सर्दियों में सुबह देखा होगा आपने, एक नमी रहती है, नमी के कारण क्या होता है, पेड़ों में हुआ कोई भी चीज़ में हुआ उसमें ओस जम जाती है, ओस से पानी हमेशा क्या होता है, गिरता रहता है। ओस के कारण पानी क्या होता है, गिरो, यानी कि पानी गिरता रहता है। तो याद रखना है जहाँ आर्द्रता होगी वहाँ नमी के कारण पानी गिरेगा। तो आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर, और अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है, दूध की शुद्धता जी है
लैक्टोमीटर, बहुत आता है क्वेश्चन, लैक्टो, ठीक है, लैक्टोमीटर जिस दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। अब आइए गैसों का दाब मापने के लिए, यानी गैसों का दाब किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है मैनोमीटर, ठीक है। देखिए मैनो, ये कैसे लिखा जाएगा? मैनो, इसमें देखिए मैन आ रहा है, मैन मीन्स आदमी, और आदमी के अंदर गैस का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग याद कर लेंगे ऐसे, मैन से मैनोमीटर, क्या मापते हैं? गैसों का दबाव। अब आगे देखेंगे, मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है, इसकी सहायता से समुद्री सतह का आकलन किया जाता है। देखिए पनडुब्बी जो होती है, जो समुद्र में रहती है नीचे, इससे क्या किया जाता है? जो पेरिस्कोप होता है, इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। जी पनडुब्बी ऐसे देख नहीं सकती है कि गहराई कितनी है, इसमें एक मीटर लगा रहता है जिसे कहते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में एक ध्वनि तरंगें होती हैं, और ध्वनि तरंगें हमेशा छोड़ी जाती हैं, वही ध्वनि तरंगें वापस लौट कर आती हैं, जिससे कि उसे जानकारी हो जाती है कि आगे कोई बाधा है या फिर समुद्र की कितनी गहराई है। तो उसे क्या बोलते हैं? जो पनडुब्बी में समुद्र की सतह का आकलन करती है, पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप। अब देखिए उच्च ताप का मापन, इसके लिए पायरोमीटर, जब भी पायरो कहीं आ जाए तो पायरो का मतलब होता है ताप, ताप से संबंधित होता है पायरोमीटर। और एक चीज़ और, जहाँ हाइड्रो आ जाए तो हाइड्रो का मतलब भी होता है द्रव या जल, ठीक है। तो जब भी जल की बात की जाए तो हाइड्रो आएगा वहाँ पर, ठीक। अब देखिए आगे, वर्षा मापक यंत्र, इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है रेन, रेन मीन्स वर्षा होती है, ठीक है, RAIN, रेन मीन्स वर्षा। आगे, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो होता है सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, बहुत क्वेश्चन आता है सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। अब देखिए आगे, रक्तदाब का मापन किससे किया जाता है? रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है। जैसे कि BP किसी का हाई होता है, किसी का कम होता है, ठीक है। तो ये किससे मापा जाता है? स्फगमोमैनोमीटर, याद रखिएगा, स्फगमोमैनोमीटर। जो आपने देखा होगा जब भी BP हाई हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर एक पंपिंग टाइप की मशीन लिए रहता है, तो वो होता है स्फगमोमैनोमीटर, ठीक है। उसमें एक पंप टाइप का रहता है, आपने देखा हो, ठीक है। अब देखिए आगे, समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाने के लिए जिस सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाने के लिए। जैसे कि मान लो सोना चांदी कोई छिपा हुआ है, तो यदि देखना होगा तो किससे देखा जाएगा? सोनार। देखिए सोनार एक कास्ट भी है जो सोना चांदी को देखती है, ठीक है। तो उसी से याद रखना है, यदि समुद्र के अंदर कुछ छिपा हुआ है, कोई पदार्थ जैसे सोना चांदी हीरा मोती, तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो सोनार को ले आएंगे और सोनार ही पता लगा लेगा ये सोना है, चांदी है, क्या है। अब देखिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए आपने हर एक मोहल्ले के बाहर लगा हुआ देखा होगा ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर का काम होता है विद्युत का ट्रांसफ़र करना, और वही होता है जो कि विद्युत को जहाँ जितनी ज़रूरत होती है वहाँ उतनी पहुँचाता है बिजली, ठीक है। तो वोल्टेज को कम या अधिक इसी के सहारे किया जाता है।
विद्युत को कम या अधिक, यानी कहाँ कितनी बिजली पहुंचाना है, किस वोल्टेज की बिजली पहुंचाना है, कम वोल्टेज की पहुंचाना है या अधिक वोल्टेज की पहुंचाना है, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर काफ़ी जगह फूक जाते हैं, ठीक है, अचानक उनमें ब्लास्ट टाइप का हो जाता है या स्पार्किंग होने लगती है, तो वो वही होता है जैसे कि बिजली ज़्यादा आ गई, तो इस कारण ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें स्पार्किंग होने लगती है, जिससे कि आपके घर में ज़्यादा बिजली ना जा पाए, क्योंकि कम की ज़रूरत है और वहाँ बिजली ज़्यादा पहुँचा दी गई है, तो ट्रांसफार्मर वगैरह में स्पार्किंग होने लगती है। तो ट्रांसफार्मर का क्या काम है, वोल्टेज का कम या अधिक किया जाता है इसकी सहायता से। अब देखिए आगे, ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले यंत्र। ये क्वेश्चन एक रखा हुआ मिलता है हमेशा। देखिए आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा रेलवे का, उसमें ये क्वेश्चन पक्का आएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो देखिए पहला है विद्युत सेल। इसका काम क्या होता है, विद्युत सेल में आपने देखा होगा एक जेल टाइप का रहता है, काला काला, कभी खोल कर देखा है उसे, एक काला काला जेल रहता है, उसे कहते हैं रसायन। तो वो रसायन अंदर भरा रहता है, उस रसायन से आप बिजली बनाते हैं, जिससे आपका क्या होता है, बल्ब जलता है, यानी उसी रसायन से आपका बल्ब जलता है। और बल्ब में क्या आ जाती है, विद्युत ऊर्जा। यानी कि विद्युत सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। जैसे बल्ब जल गया, इसका मतलब बल्ब में क्या आ गई, उसमें बिजली आ गई आपकी। अब देखिए आगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसमें प्रकाश डाला जाता है। क्या डाला जाता है, प्रकाश। अभी मैं दिखाऊंगा कैसा होता है वो। और प्रकाश डालकर इससे विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। देखिए ये कैसा होता है, इस प्रकार होता है। देखिए इसमें यहाँ से लगातार बिजली आ रही, सॉरी लाइट आ रही है, लाइट मीन्स प्रकाश आ रहा है, और प्रकाश यहाँ से बिजली बनाता है, ठीक है। ये जो आपका इस प्रकार का एक यंत्र होता है, या जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, ठीक है, इसमें बिजली गिराई प्रकाश गिराया जाता है और प्रकाश से फिर बिजली बनाई जाती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का प्रयोग क्या होता है, इसको प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा, जिससे कि आपके घर के बल्ब वगैरह जलते हैं। अब देखिए डायनेमो। डायनेमो मतलब जनरेटर, ये होता है जनरेटर, ठीक है, डायनेमो को जनरेटर कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ये जनरेटर स्टार्ट कैसे किया जाता है, पहले हाथ से चलाया जाता है, और जहाँ पर हाथ का प्रयोग किया जाता है या पैर का प्रयोग किया जाता है, आप किसी चीज़ को अपनी ऊर्जा देकर स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि आप यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं उसे, ठीक है। क्या दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, और वो फिर बाद में उससे क्या निकलती है, उससे बिजली। शादी वगैरह में देखा होगा आपने, जनरेटर रख दिए जाते हैं, उससे क्या होता है, उससे बिजली आती है। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो या फिर जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन होता क्या है, माइक्रोफोन मतलब होता है माइक, जो इस प्रकार होता है ना, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार तार लगा रहता है, यहाँ से कोई भी व्यक्ति बोलता है, जिससे कि माइक में बोलता है, तो माइक में आपकी आवाज़ जाती है। क्या जाती है, आपकी आवाज़, इसका मतलब ध्वनि, ठीक। माइक्रोफोन ने आपकी ध्वनि ली और ध्वनि को फिर विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, ठीक है। तो माइक्रोफोन का काम क्या होता है, माइक्रोफोन का काम होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। याद रहेगा आपको, माइक का काम क्या होता है, माइक पहले आपकी आवाज़ जो है ध्वनि को खींचता है और उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन फिर निकलती क्या है,
फिर ध्वनि निकलती है। तो वो काम होता है लाउड स्पीकर का। जी देखिए, अब जैसे ही आपने माइक्रोफोन के द्वारा उसे ध्वनि दी, ध्वनि को माइक्रोफोन ने विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, फिर विद्युत ऊर्जा जो ली गई है वो लाउड स्पीकर द्वारा ली गई है और लाउड स्पीकर ने वापस उसे ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया, जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है। देखिए दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर का। यानी पहले आपने माइक में ध्वनि दी, उसको फिर विद्युत ऊर्जा में बदला गया और लाउड स्पीकर ने विद्युत ऊर्जा को फिर ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया, तो हाँ फिर आवाज़ सुनाई देने लगती। इस प्रकार आपको याद रखना है लाउड स्पीकर क्या काम है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलना। देखिए मैं इसे बता देता हूँ करके। जैसे कि ये है माइक, ठीक है, यहाँ से आपने बोला तो ये माइक ने यहाँ से तार द्वारा विद्युत ली और विद्युत फिर जुड़ जाती है किससे, एक चोंगा टाइप का लगा रहता है जिसे लाउड स्पीकर कहते हैं। इस प्रकार रहता है ना लाउड स्पीकर, इससे क्या निकल जाती है, वापस आवाज़ निकल जाती है। यानी कि यहाँ से आवाज़ गई, विद्युत बनी यहाँ पर और वापस इसने बनाई विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से फिर आवाज़ बन गई और वापस निकल गई। तो माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए मोटर, मोटर से क्या होता है जी, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर वही होता है आपके घर में जो जिससे कि पानी वगैरह खींचा जाता है, वही मोटर कहलाता है। ठीक है, मोटर में काम क्या होता है, मोटर की जो तार होती है उस तार को हम बिजली से लगा देते, यानी कि उसको हमने दी क्या, बिजली दी। फिर बिजली के बाद उसमें चलता अंदर काम क्या होता है, यंत्र का काम होता है। देखिए हमने हाथ द्वारा नहीं चलाते हैं उसको बिजली द्वारा चला रहे हैं, लेकिन बाद में चल क्या रहा है, यंत्र चल रहा है। वो अंदर से क्या होती है, वही पंपिंग होती है उसमें, यानी कि एक क्रिया होती है या यंत्र का काम होता है, तो उसके द्वारा हमें पानी मिलता है। ठीक है, तो पहले हमने दिया क्या, विद्युत ऊर्जा, फिर उससे हमें प्राप्त क्या हुई, उससे हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, क्या प्राप्त होती है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि पानी मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए सितार, सितार का काम क्या होता है, सितार को आप हाथ में लेते हैं और उसमें हाथों द्वारा जो तारों को खींचते हैं, टच करते हैं, जिससे कि उससे क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो सितार का क्या काम होता है, सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, उससे आवाज़ निकलने लगती है जैसे हम उसमें तार में टच करते हैं। तो हमने हाथ से काम किया, यानी कि आपने यांत्रिक ऊर्जा दी उसे, यांत्रिक ऊर्जा से फिर ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला इंजन, इंजन का काम क्या होता है, इंजन का काम होता है ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। ठीक है, कोई भी इंजन होता है उसमें हम ऊष्मा देते हैं, जैसे कि पहले रेलगाड़ी थी, इंजन वाली रेलगाड़ी होती थी, उसमें हम ऊष्मा देते थे, यानी कि कोयला जलाते थे। कोयला जलाने से हम उसे ऊष्मा मिलती थी, गर्मी मिलती थी। गर्मी के कारण उसके जो रेलगाड़ी में जो रेलगाड़ी में वो होते थे जो उसमें चलाने वाली चीज़ें, तो वो चलने लगती थी। ठीक है, इस प्रकार उसमें एक रेलगाड़ी में जगह रहती थी जलाने के लिए, जिसमें कोयला डाला जाता था। आपने गदर मूवी में देखा भी होगा, गदर मूवी में वो कोयला डालते हैं, कोयले से ऊष्मा बनती है और जो ऊष्मा होती है उससे वो रेलगाड़ी चलती है। ठीक है, उसके जितने भी यांत्रिक चीज़ें होती हैं वो चलने लगती हैं। तो इंजन का काम क्या होता है, इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब देखिए लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर मैंने बता दिया है। अब देखिए आगे आगे है प्रमुख चिकित्सीय उपकरण एवं विधियाँ। देखिए ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है कि बताइए इस चीज़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है,
यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कि पहला है पेस मेकर। पेस मेकर का प्रयोग क्या होता है? इस उपकरण के द्वारा हृदय में नियमित रूप से स्पंदन एवं धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है। देखिए पेस मेकर की सहायता से क्या होता है, जैसे काफ़ी लोगों को दिक्कत आ जाती है हृदय में, हृदय की गति अच्छी तरह स्पंदित नहीं होती है और धमनियों में रक्त का सही से प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि हृदय का ही काम होता है जो कि स्पंदित होता है, पंपिंग होता है इसमें और रक्त का संचार करता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त को लेता है और शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में संचरित करता है। ये किसका काम होता है? ये हृदय का काम होता है। जब जिसका काम धीमा हो जाता है, जो सही से काम करने नहीं लगता, तब इसमें प्रयोग किया जाता है पेस मेकर। ठीक है, पेस मेकर। तो पेस मेकर का काम क्या होता है? इसका काम होता है हृदय में नियमित रूप से स्पंदन तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित करना। कुल मिलाकर हृदय की जो गति को है वो नियमित कर देता है पेसमेकर। ठीक है, अब आगे देखिए ईसीजी, इसका काम क्या होता है? जब भी सी आए बीच में, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये कार्डियो है, कार्डियो। ठीक है, कार्डियो। कार्डियो का मतलब होता है, जैसे कार्ड होता है, इससे याद रखिएगा आप, कार्ड शादी कार्ड में लड़के का नाम लिखा रहता है और यहाँ दिल बना रहता है ना। यहाँ किसी लड़के का नाम लिखा हुआ है और यहाँ दिल बना हुआ है और नीचे लड़की का नाम लिखा रहता है। ठीक है, आपने देखा है। तो यहाँ इसी से याद रखना है कि जो कार्ड है, कार्ड में दिल बना रहता है, दिल का मतलब हृदय। तो जिसमें भी कार्डियो सी लिखा हो, सी का मतलब कार्ड, यानी ये हृदय से संबंधित है। ठीक है, तो ईसीजी किससे संबंधित होता है? जी होता है हृदय से संबंधित, ईसीजी। ठीक, अब देखिए ईईजी, ये तो आप देख लिया आपने। ईसीजी का काम क्या होता है? हृदय से संबंधित। तो जो ईईजी बचा हुआ है उसका संबंध है मस्तिष्क से, यानी कि दिमाग से। इसका काम क्या होता है? दिमाग संबंधी बीमारियों का निरूपण होता है इसके द्वारा। और ईसीजी से क्या होता है? हृदय संबंधी चीज़ों का पता लगाया जाता है, रोगों का पता लगाया जाता है। ठीक है, जब भी हृदय में दिक्कत होगी आपकी तो डॉक्टर ईसीजी जांच करने के लिए कहेगा, और जब भी आपके मस्तिष्क में दिक्कत होगी तो डॉक्टर ईईजी जांच करने के लिए कहेगा। ठीक है, अब देखिए जब भी आपके शरीर में यूरिया का पता करना हो, ग्लूकोज का पता करना हो या कोलेस्ट्रॉल की जांच करना हो, ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच करना हो तो ऑटो एनालाइजर, ठीक है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर, जब भी डॉक्टर को यदि जिस चेकअप करवाने होंगे तो वो उसमें लिख देगा पर्चे में, ऑटो एनालाइजर करवा के आइए। ठीक, अब देखिए यदि संपूर्ण शरीर की जांच करवानी है, ठीक, इसके द्वारा संपूर्ण शरीर किसी भाग में असामान्यता का पता लगाया जाता है, यानी पूरे शरीर की जांच करवानी है यदि, तो फिर सीटी स्कैन डॉक्टर लिखता है। और बहुत बार आपने नाम सुना होगा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में काम क्या होता है? एक मशीन होती है जिसमें आपको लिटा दिया जाता है और अंदर को भेज दिया जाता है और ऊपर से किरणें गिरती हैं और किरणें पूरे शरीर में होते हुए जाती है, जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है। यदि नॉर्मल होगा तो नॉर्मल बता देगी वो, यदि नॉर्मल नहीं है, कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत बता देगी इस मशीन के द्वारा। ठीक है, तो सीटी स्कैन का मतलब होता है आपके शरीर के पूरे शरीर की जांच। ठीक है, अब देखिए कैंसर की जांच, यानी यदि कैंसर का पता लगाना है किसी व्यक्ति को कैंसर है कि नहीं, तो उसकी बायोप्सी होती है। क्या होती है? बायोप्सी। बायोप्सी में होता क्या है?
जिस भाग में कैंसर की संख्या होती है उस भाग का कुछ हिस्सा काट लिया जाता है, उसको काट कर लैब में पहुंचाया जाता है, जिससे कि लैब में उसकी जांच होती है और इस क्रिया को कहते हैं बायोप्सी। ठीक है, याद रखिएगा बायोप्सी का काम क्या होता है, कैंसर की जांच करना। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है आगे, एलिसा टेस्ट। इस टेस्ट का किसके परीक्षण के लिए टेस्ट किया जाता है, ये एड्स के परीक्षण के लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एड्स का परीक्षण मतलब पता लगाना, यदि एड्स है किसी को नहीं है तो उसका एलिसा टेस्ट होगा। ठीक है, एलिसा टेस्ट। अब देखिए ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब क्या है, मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑटोप्सी। तो पोस्टमार्टम कहते हैं ऑटोप्सी। ठीक है, किसी स्त्री की नसबंदी को क्या कहा जाता है, टुबैक्टोमी, और पुरुष की नसबंदी को क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी इसे कहते हैं पुरुष की नसबंदी को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बकाया कल करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको आगे जितनी भी वीडियो आएँ वो मिलती रहें, और बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। और यही क्वेश्चन आपको मिलने हैं, देखिएगा। बस गलती कहाँ होती है, हम लोग सही से नहीं याद कर पाते हैं, जिससे कि चारों ऑप्शन में चारों ऑप्शन लगने लगते हैं। इसमें से एक आपने छांटना सीख लिया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वही मेरा उद्देश्य है कि 4 में से आपको एक ऑप्शन देखना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।